नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के ऊपर। कल हम लोगों ने चाइल्डहुड डिसऑर्डर क्या है इस पर चर्चा किए थे। आज हम लोग उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसके क्या कारण है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं मिस मुस्कान खुराना। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, दिल्ली के जाने माने अस्पताल में कंसल्टेंट हैं, और साथ ही किस प्रकार एंग्जाइटी डिसऑर्डर से निपटा जाता है उस पर लोगों को सुझाव देते रहते हैं। तो आज हम लोग भी ये देखेंगे कि अगर कोई भी आदमी एंग्जाइटी और पैनिक डिसऑर्डर से ग्रसित है तो उसे निपटने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या क्या पहलू हैं, क्या क्या तरीके हैं, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और इस उम्मीद के साथ मिस खुराना को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। नमस्ते। जैसे मिस्टर कुमार ने बताया, मेरा नाम मुस्कान है। मैं यहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आई हूँ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स पे। एंग्जाइटी के बारे में हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। जैसे हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले एंग्जाइटी क्या होती है। हम लोगों के लाइफ में से रोज़ के चर्चे आते हैं जब हम एक दूसरे को कहते हैं कि आज हमें थोड़ी सी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, मन कच्चा हो रहा है। तो एंग्जाइटी बेसिकली एक बहुत अनप्लेजेंट फीलिंग होती है, डर की, कन्फ्यूजन की, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अनसर्टेन और हेल्पलेस फील करते हैं। हमारे मन में टेंशन और वरी बिल्डअप होती रहती है, ये सोचते सोचते कि आगे क्या होगा, कुछ फ्यूचर में ख़राब ना हो जाए। कोई डेंजर जिसके बारे में अभी अता पता भी नहीं है, जो बहुत अननोन डेंजर्स हैं, उनके बारे में हम सोच सोच के वरी करते रहते हैं। इन सब चीज़ों के साथ हमारी बॉडी में बहुत फिजियोलॉजिकल अराउजल हो जाता है। मानिए कि हमारा हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी, इन सब में एकदम शूटअप होता है। तो साथ ही साथ हमारे बेचैनी और घबराहट के साथ हमारी बॉडी में भी एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी लेवल बढ़ जाता है। तो कुछ कॉमन सिम्टम्स जो एंग्जाइटी के होते हैं, जब हम एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं कि सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या मानिए चक्कर आ रहे हैं, सिर में दर्द हो रहा है, ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और हार्ट रेट ऐसा बढ़ जाता है कि ऐसा लगता है खुद की दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जिनसे हमें ख़तरा हो सकता है, हम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स का ये रूप ले सकते हैं। कैसे, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें अक्सर घबराहट और एंग्जाइटी कब होती है। या तो एक घबराहट हमें तब होती है जब हम एक बड़ा काम करके आगे निकल जाते हैं। माने कि हमने एक काम करा, काम करने के तुरंत बाद हमें घबराहट होने लग जाए कि ये सोच सोच के कि मैंने क्या करा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैं ये भी कर सकती थी, अगर ऐसा हो जाता तो बेटर होता। या हमें घबराहट हो सकती है जब हम किसी आने वाले इवेंट के बारे में एंटिसिपेट करते हैं, आने वाले इवेंट के बारे में सोच विचार करते हैं, और हमारे दिमाग में ये सोच चलती रहती है कि कुछ गलत हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो। उन सब चीज़ों को सोच सोच के हमारी टेंशन और एंग्जाइटी या घबराहट, बेचैनी बढ़ सकती है। या ये तब बढ़ सकती है कि कोई ऐसा थॉट या आइडिया हमारे दिमाग में बार बार आ रहा है जो हम नहीं चाहते हैं कि आए। जब हम उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी घबराहट का लेवल बढ़ सकता है। हमारी घबराहट का असर तब भी होता है जब हम अपने किसी बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं जिसमें हमें एफ़र्ट डालना पड़ता है, जो हम नहीं चाहते हैं बदलना और हमें उसको बदलना पड़ता है। तो उस बदलाव में हमारी घबराहट बढ़ सकती है। साथ ही साथ कहीं कहीं चीज़ें, कहीं कहीं सिचुएशंस, कहीं कहीं लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें डर लगता है। जब उनकी तरफ हम अप्रोच करते हैं, हमारी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है या सांस लेने में तकलीफ़ होती है, माने कि घबराहट हमारी बढ़ सकती है। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें घबराहट का बढ़ना नॉर्मल है, और हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं नॉर्मैलिटी लेवल पर एंग्जाइटी होती है। लेकिन कब वो एक क्लिनिकली सिग्निफिकेंट लेवल का रूप ले लेती है, तब कुछ ना कुछ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स आते हैं। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे फियर और एंग्जाइटी। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं डर और घबराहट को लेकर। ये दोनों काफ़ी सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कुछ तरह का अंतर है। उसके बारे में आइए बात करते हैं। डर में क्या होता है कि हमारे पास एक रिस्पॉन्स होता है, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स। हमें किसी स्पेसिफिक चीज़ या सिचुएशन से डर लग रहा है,
या तो हम उसका सामना करेंगे डर से, या हम उससे दूर भाग जाएंगे, अवॉइड कर लेंगे। ज़्यादा टेंडेंसी ये होती है, ज़्यादा प्रेफरेंस ये होती है कि अवॉइड कर दें, क्योंकि उससे हमें डर लगता है। और हमें ये भी मालूम होता है कि हमारा फोकस ऑफ फियर जो है, या जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है, वो ये है कि एक पर्टिकुलर चीज़ से हमें हार्म हो सकता है, एक एंटिसिपेटेड हार्म। वो प्रेजेंट ओरिएंटेड है, क्योंकि हमें पता है इस प्रेजेंट में ये चीज़ है जिससे हमें डर लग रहा है, तो हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फियर के साथ साथ हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, कॉग्निटिव, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल। कॉग्निटिव लेवल माने जो हम सोच विचार करते हैं। जब हमें किसी चीज़ से डर लगता है तो कॉग्निटिव लेवल पे हमारा मूड नेगेटिव हो जाता है, हम वरी करने लग जाते हैं, टेंशन करने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्या होगा, अगर हमारे को सच्ची में वो चीज़ हो गई जिससे हमें डर लग रहा है तो हम क्या करेंगे। तो वो सोच विचार चलती रहती है। फिजियोलॉजिकल अराउजल, जैसे मैंने बताया, जो हमारे बॉडी वाइटल्स हैं, सांस लेना और साथ ही साथ हार्ट रेट, बीपी, इन सब में एकदम चेंज आता है, या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं और फिर एकदम डिक्रीज़ हो जाते हैं। साथ ही साथ बिहेवियरल लेवल पे डर के कारण हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर अवॉइड नहीं करेंगे, हिम्मत करके हम उसका सामना भी करेंगे तो बहुत डर के साथ। इसी तरह एंग्जाइटी भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन एंग्जाइटी में बहुत इमीडिएट नीड नहीं होती है वहाँ से भाग जाने की, क्योंकि हमें यही नहीं मालूम होता है कि हमें घबराहट किस वजह से हो रही है। हमें फोकस ऑफ एंग्जाइटी नहीं मालूम होता, तो इसलिए हमें ये नहीं पता होता कि हमें किस चीज़ से दूर भागना है। अक्सर एक थॉट होता है जो हम हमेशा अनरिकग्नाइज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से घबराहट का लेवल इंक्रीज़ होता रहता है और आगे बढ़ता रहता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंग्जाइटी में एक अडेप्टिव वैल्यू भी है, क्योंकि किसी फ्यूचर डेंजर के बारे में या अनकंट्रोलेबल डेंजर के बारे में जब हम सोच रहे होते हैं, तो उसके बाद हमें मालूम पड़ जाता है अपने बॉडी सिम्टम्स के थ्रू कि कुछ ना कुछ थ्रेट आ सकता है। क्योंकि हमारी बॉडी हमें सिग्नल दे देती है कि हाँ थ्रेट हो सकता है, तो हमें एक चांस मिल जाता है एडवांस में फ्यूचर प्लानिंग करने का, और इसलिए कहीं ना कहीं बहुत मॉडेस्ट लेवल्स पे हमारी लर्निंग और परफॉर्मेंस पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो एंग्जाइटी हमेशा ख़तरनाक नहीं होती है। नॉर्मल एंग्जाइटी हर एक इंसान के लाइफ का पार्ट है। नॉर्मल एंग्जाइटी हमें मोटिवेट करती है कई चीज़ों को अच्छी तरह देखने की, कई चीज़ों के बारे में अच्छी तरह प्लान करने की और स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करने की। आज हम कुछ कॉमन फैक्ट्स डिस्कस करेंगे एंग्जाइटी के बारे में। सबसे पहला है थॉट, फीलिंग और एक्शन का ट्रिपल साइकिल। इसमें क्या होता है कि अक्सर एक थॉट आता है, किसी सिचुएशन को लेकर एक थॉट आता है, उस थॉट को एकम्पनी करती है कोई फीलिंग, और उस फीलिंग के बाद हम एक एक्शन करते हैं। मानिए कि हमने एक बहुत ख़तरनाक डॉग देखा जो भौंक रहा है, हमारा सबसे अक्सर सबका रिएक्शन होगा कि हम वहाँ से एकदम दूर भाग जाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि उसके पीछे थॉट या फीलिंग क्या इन्वॉल्व्ड है। हम वहाँ से उस डॉग को देखकर इसलिए भागे क्योंकि हमारी फीलिंग क्या आई कि हमें डर लगा, और उस फीलिंग के पीछे थॉट क्या था कि कहीं वो डॉग हमें काट ना जाए। तो इसलिए एक सिचुएशन थी डॉग देखना और हमारा एक्शन था वहाँ से एकदम दूर भाग जाना। उसके बीच में थॉट और फीलिंग को हमने नोटिस ही नहीं करा। लेकिन अगर हम इस थॉट और फीलिंग को नोटिस करें और सिचुएशन पे वापस जाएं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि शायद वो डॉग हमें नहीं काटेगा क्योंकि शायद वो बंधा हुआ है। तो हमारा जो भागने का रिएक्शन है, एकदम ज़ोर से भागना, वो थोड़ा कम हो जाएगा, हम शायद साइड से होते हुए निकल जाएंगे। तो अगर हम थॉट और फीलिंग पे भी फोकस करें तो हमारा इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। कोई भी थॉट आएगा उसके साथ एक कंप्लीट फीलिंग आएगी, उस फीलिंग से हम रिएक्ट करेंगे कोई ना कोई एक्शन करके। जब वो एक्शन कर लेंगे, वो एक्शन कई बार इतना अनप्लेजेंट हो जाता है कि एक थॉट का और जन्म हो जाता है। तो ये साइकिल चलता रहता है, कहीं ब्रेक नहीं होता है। थॉट और फीलिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। थॉट आएगा तो फीलिंग भी आएगी, लेकिन एक्शन करना ना करना या किस इंटेंसिटी से करना, एक वो चीज़ है जो हमारे कंट्रोल में है। दूसरा फैक्ट जो एंग्जाइटी का, एक एंग्जाइटी कर्व होता है। एंग्जाइटी कर्व जो होता है वो धीरे धीरे हर चीज़ की तरह ऊपर बढ़ता है और अपने आप नीचे आता है। एंग्जाइटी बेसिकली एक इमोशनल स्टेट है। तो हर इमोशन की तरह, जैसे माने कि हम बहुत खुश होते हैं, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, बहुत खुशी महसूस करते हैं, फिर अपने आप थोड़ी देर के लिए नीचे के नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। किसी तरह का दुख होता है, दुख होते हैं, परेशान होते हैं, रोते भी हैं, फिर थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरह घबराहट या एंग्जाइटी का भी एक नॉर्मल कर्व होता है, एक इमोशनल कर्व होता है
कि घबराहट थोड़ी देर के लिए बढ़ती है और बढ़ती है, पीक पे पहुंचती है और उसके बाद अपने आप नीचे आ जाती है, बिना कुछ करे स्टेबलाइज हो जाती है। तो एंग्जाइटी का ये नॉर्मल पैटर्न हर एक केस में फॉलो होता है। तो कभी भी अगर घबराहट होती है तो हमें कोशिश करनी चाहिए उसको थोड़ा सा वक्त देने की, कि वो बढ़े, पीक पर आए और अपने आप बिना कुछ करे नीचे आ जाए। इन सब के बाद हम बात करेंगे कुछ वेरी कॉमन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में जो देखा जाता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर दुनिया में हर 5 में से एक इंसान को हो सकता है। आइए कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आज डिसऑर्डर्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया, पैनिक डिसऑर्डर विदाउट एगोराफोबिया, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एंड जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये कुछ 7 मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर्स हैं एंग्जाइटी रिलेटेड, जिनके बारे में हम एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। पैनिक डिसऑर्डर विद और विदाउट एगोराफोबिया डिस्कस करने से पहले हम आते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है। पैनिक अटैक कुछ मिनटों का वो डिस्क्रीट पीरियड होता है जिसमें एक इंसान बहुत फियर और डिस्कम्फर्ट फील करता है अपनी बॉडी को लेकर, क्योंकि बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम्स होने लग जाते हैं कुछ मिनटों के लिए, मानिए 8 से 10 मिनटों के लिए, कि एक इंसान को लगता है कि वो मरने वाले हैं या उनको हार्ट अटैक आने वाला है या कुछ बहुत गंदा होने वाला है। कुछ सिम्टम्स पैनिक अटैक के होते हैं, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, सांस लेने में तकलीफ़, चक्कर आ जाना, कंसंट्रेट ना कर पाना, हाथ पैर कांपना, चेस्ट में पेन रहना, डिस्कम्फर्ट हो जाना, ऐसा लगना कि बहुत सफोकेशन हो रही है, ऐसा लगना कि ये चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही हैं, मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, ये असलियत नहीं है, ऐसा लगता है कि अभी हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे, हमें कहीं मर ना जाएं, या तो बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं या शरीर में कहीं ना कहीं सेंसेशंस होने लग जाती हैं चुभन की, या तो बहुत ठंड लगती है या बहुत गर्मी लगती है। तो इन सब में कुछ 3 से 4 से 5 सिम्टम्स अगर कोई इंसान 10 मिनट के लिए रेगुलरली फील करता रहता है बिना किसी रीज़न के, तो उसको हम पैनिक अटैक कहते हैं। पैनिक अटैक का एक साइकिल होता है। मानिए कि हमारी बॉडी में हमें एक फियर आया, हमारी बॉडी में छोटे छोटे कुछ सिम्टम्स होने लग गए कि दिल की धड़कन तेज़ हो गई, या हमें सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, या ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक सांस अटक गई है, आगे नहीं आ रही है। अपने इन रिस्पॉन्सेस को देख के, बॉडी रिस्पॉन्सेस को देख के हम एकदम स्टार्टल्ड हो जाते हैं, हम एकदम अलार्म्ड हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देख के हमें लगता है कि कुछ थ्रेट होने वाला है। ये चीज़ें जब बढ़ती रहती है तो एक पैनिक अटैक का फॉर्म ले लेती हैं। पैनिक अटैक जैसे हमने बताया कि 10 मिनट का ऐसा ड्यूरेशन जिसमें लगे कि हार्ट अटैक आने वाला है या अभी मर जाएंगे या कुछ बहुत बुरा हो जाएगा हमारे साथ। जब पैनिक अटैक अपने आप ठीक हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो उसको सोच के हमें घबराहट होती रहती है कि हमारे साथ हुआ क्या, नेगेटिव मूड हो जाता है, नेगेटिव अफेक्ट हो जाता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात तो नहीं है, और हम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं, हाइपर विजिलेंट हो जाते हैं अपने बॉडी को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करने लग जाते हैं। जब हम छोटी छोटी चीज़ों पे नोटिस करने लग जाते हैं तो वो फियर फिर से शुरू हो जाता है। तो इस तरह ये फियर, पैनिक अटैक और एंग्जाइटी का साइकिल भी कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये पैनिक अटैक एक बहुत रेगुलर विशियस साइकिल है, जिस वजह से पैनिक अटैक्स की ड्यूरेशन या फ्रीक्वेंसी कम नहीं होती है। पैनिक अटैक 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला होता है क्यूड या सिचुएशनली बाउंड। सिचुएशनली बाउंड या क्यूड पैनिक अटैक वो होता है कि किसी ना किसी सिचुएशन या किसी ना किसी इंटरनल क्यूज़ या एक्सटर्नल क्यूज़ की वजह से एक पैनिक अटैक आया। माने कि हम अपनी बॉडी में किन चीज़ों पे नोटिस कर रहे हैं या हम कुछ सोच रहे हैं अपने पैनिक अटैक के बारे में कि वो इंक्रीज़ होकर एक पैनिक अटैक का रूप ले लेता है। या एक्सटर्नल क्यूज़, जिन जिन सिचुएशन में हमें पहले पैनिक अटैक आया था उस सिचुएशन में जाके हमारा फिर फियर और एंग्जाइटी बिल्डअप होने लग जाता है और ज़्यादा लाइकलीहुड होता है कि एक पैनिक अटैक फिर से आ जाए। दूसरे टाइप का पैनिक अटैक होता है अनक्यूड, कि आउट ऑफ द ब्लू आ गया, बस पता नहीं अपने आप ही अनएक्सपेक्टेड सॉर्ट्स में एक पैनिक अटैक आ गया। तीसरा आता है सिचुएशनली प्रीडिस्पोज्ड, एक सिचुएशन ट्रिगर करती है एक पैनिक अटैक को, एक ऐसी ड्रेडफुल सिचुएशन अकर हुई उसके बाद एक पैनिक अटैक आने की लाइकलीहुड बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं कि अगोराफोबिया क्या होता है। एगोराफोबिया एक उस तरह का एंग्जाइटी होता है उन जगहों पे, उन सिचुएशंस में रहने का जहाँ से एस्केप या तो बहुत मुश्किल होता है या एस्केप एम्बैरसिंग होता है, या जहाँ पे अगर पैनिक अटैक या पैनिक जैसे सिम्टम्स आ गए तो हेल्प मिलनी मुश्किल होती है।
तो इट इज़ एंग्जाइटी अबाउट बीइंग इन प्लेसेस वेयर इन सिचुएशंस वेयर एस्केप माइट बी डिफ़िकल्ट और एम्बैरेसिंग और वेयर हेल्प माइट नॉट बी अवेलेबल व्हेन अ पैनिक अटैक कुड हैव अकर्ड। सो ये कोई भी जगह हो सकती है, कोई भी ओपन या क्लोज जगह हो सकती है, माने कोई क्राउडेड प्लेसेस हो गई, लिफ्ट्स में हो गई, किसी प्रेजेंटेशन के दौरान हो गया, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए, तो वो किसी भी जगह एगोराफोबिया में हो सकता है। एगोराफोबिया में कुछ चीज़ें होती है, या तो वो सिचुएशन वो बिल्कुल अवॉइड करेंगे, या फिर अगर वो उसका सामना करेंगे भी उस सिचुएशन का तो बहुत डर डर के, बहुत डिस्ट्रेस के साथ करेंगे, या वहाँ पे उस सिचुएशन में जाके उनको ये डर लगा रहता है कि मुझे पैनिक अटैक ना हो जाए, पैनिक अटैक ना हो जाए, या फिर उनको साथ में कोई ना कोई कंपेनियन चाहिए जो उनको बार बार रिलैक्स करता रहे, रीअश्योरेंस देता रहे कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसको एगोराफोबिया कहते हैं। अब पैनिक डिसऑर्डर जो होता है वो पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया भी हो सकता है और विदाउट एगोराफोबिया भी हो सकता है। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि रेकरेंट पैनिक अटैक्स होते हैं, जो हमने डिस्कस करा वो 10 मिनट्स का ड्रेडफुल सिचुएशन वो बार बार रिपीट होता रहता है, और कम से कम एक पैनिक अटैक के बाद 1 महीने तक हम कोई ना कोई वरी लेकर बैठे रहते हैं। या तो एक वरी होती है कि हमें दोबारा से एक पैनिक अटैक ना आ जाए, या ये वरी होती है कि अगर मुझे पैनिक अटैक आ गया तो उसके बाद क्या होगा, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, या कहीं मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर एक ये हमारे जो बिहेवियरल चेंजेस ले आते हैं पैनिक अटैक के बाद। अक्सर क्या होता है, पैनिक अटैक आए, लोगों को लगा पता नहीं क्या हो गया, और वो कोशिश करते हैं कि घर से बाहर ना निकलें। कई लोग जॉब क्विट कर देते हैं, कई लोग डाइट में बदलाव ले आते हैं, कई लोग फिजिकल एक्सर्शन कम कर देते हैं। तो बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस। अगर किसी भी एक पैनिक अटैक के बाद 1 महीने तक इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ रहती है तो हम उसको पैनिक डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। पैनिक डिसऑर्डर एगोराफोबिया के साथ भी हो सकता है, विदाउट एगोराफोबिया भी हो सकता है। अगर पैनिक डिसऑर्डर, रेपिटेटिव पैनिक अटैक्स अगर उन सिचुएशंस में आते हैं जहाँ से एस्केप मुश्किल होता है या एम्बैरेसिंग होता है तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर विद एगोराफोबिया कहते हैं। और अगर वो सिचुएशनल के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होता, सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता, पैनिक अटैक कभी भी कहीं भी आ सकता है, तो उसको हम पैनिक डिसऑर्डर विदाउट एगोराफोबिया कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है और यूजुअली लेट एडोलेसेंस और मिड 30s के बीच में इसका ऑनसेट का एवरेज टाइम होता है। अगले डिसऑर्डर पर हम आएंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक फोबिया। जैसे हमें नाम से ही मालूम लग रहा है कि स्पेसिफिक फोबिया एक मार्क्ड फियर और परसिस्टेंट फियर, बहुत ज़्यादा डर होता है कोई क्लियरली स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट या सिचुएशन में। जब वो ऑब्जेक्ट या सिचुएशन आता है तो हमें एकदम इमीडिएट एंग्जाइटी होती है। वो एंग्जाइटी कभी कभी इतनी ज़्यादा बढ़ के एक पैनिक अटैक का फॉर्म भी ले सकती है। तो या तो उस सिचुएशन को आप अप्रोच कर रहे हैं या उस सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे हैं। वो सिचुएशन एक्चुअल भी हो सकती है, एंटिसिपेटेड भी हो सकती है। अगर वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन को आप सोच कर या अप्रोच कर कर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो उसको हम स्पेसिफिक फोबिया का नाम दे सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया में जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। या तो हम उस सिचुएशन और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, या अगर अप्रोच करते हैं तो बहुत डर के साथ, बहुत ड्रेड के साथ अप्रोच करते हैं। इसमें फोकस ऑफ फियर क्या होता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ से मुझे हार्म हो सकता है। माने कि अगर मुझे प्लेन से डर लगता है, प्लेन में ट्रैवल करने से डर लगता है, तो मेरा फोकस ऑफ फियर क्या है कि कहीं प्लेन क्रैश ना हो जाए। हमें कहीं ना कहीं जो एक इंसान स्पेसिफिक फोबिया से गुजर रहा है उसको कहीं ना कहीं ये नॉलेज होती है कि जो उसका डर है वो बहुत अनरीजनेबल है या बहुत ज़्यादा है। ऑनसेट जो होता है अर्ली चाइल्डहुड से लेट एडोलेसेंस के बीच में शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ये डर प्री डिस्पोज हो सकता है, बढ़ सकता है अगर किसी ने पर्सनली कोई किसी सिचुएशन या ऑब्जेक्ट के साथ कोई ट्रॉमेटिक इवेंट एक्सपीरियंस करा हो, या फिर किसी और को देखा हो किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में, तो लगता है कि अगर उसको इस चीज़ से डर लग रहा है तो हाँ वो सच्ची में हार्मफुल हो सकती है, तो हम भी उस चीज़ से डरने लग जाते हैं। मीडिया कवरेज में काफ़ी बारी दिखाते हैं जिन चीज़ों से हमें डर लगने लग जाता है। साथ ही साथ छोटे बच्चों को पेरेंट्स बहुत वार्न करते हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ डेंजर है, यहाँ नहीं जाना, यहाँ खतरा है, ऐसे नहीं करना, इससे ये हो सकता है। सो ये सब फैक्टर्स जो हैं इस फोबिया को और प्रीडिस्पोज कर सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया के कुछ सब टाइप्स होते हैं, 5 सब टाइप्स होते हैं। पहला होता है एनिमल सब टाइप। एनिमल सब टाइप माने बहुत ज़्यादा डर है, बहुत ज़्यादा फियर है किसी एनिमल्स को लेके, स्नेक से, डॉग से, लिजर्ड से, रेप्टाइल से। दूसरा होता है नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप। नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप माने कि बहुत ज़्यादा डर लगता है हाइट से,
वाटर से, स्टॉर्म से। तीसरा होता है ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप। किसी का भी ब्लड देखकर इंजेक्शन लगवाने के टाइम, या किसी की मेजर इंजरी या खुद की इंजरी को देखकर या सोचकर, टीवी में भी देखकर, क्या होता है कि बॉडी के वाइटल्स में एकदम सडन इंक्रीज होता है, बीपी और हार्ट रेट एकदम बढ़ता है और फिर एकदम डाउन हो जाता है। और इसमें कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई लोग खून को देखकर या चोट को देखकर बेहोश हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। चौथा टाइप होता है सिचुएशनल टाइप। किसी भी टाइप की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा डर लगना, माने प्लेन में ट्रैवल करना, ड्राइविंग करना, लिफ्ट के अंदर, टनल्स के नीचे, ब्रिजेस के नीचे, कहीं पे भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डर लग सकता है। और पांचवा होता है अदर या एटिपिकल टाइप। आपने देखा होगा कई बच्चे होते हैं जिनको तेज़ आवाज़ से, लाउड नॉइज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या कुकर की आवाज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या कॉस्ट्यूम कैरेक्टर्स जो घूम रहे होते हैं उनसे डर लगता है। कई लोगों को डर लगता है कि वो दीवार के सहारे चले, अगर कमरे के बीच में खड़े होंगे, आसपास दीवार नहीं है, तो उनको डर लगता है कि वो कहीं गिर ना जाए। तो ये कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के फोबियाज़ होते हैं कि स्पेसिफिक चीज़ से या स्पेसिफिक सिचुएशन से एक इंसान को बहुत ज़्यादा डर रहता है, कम से कम 6 महीने तक। इसी तरह का एक और फोबिया होता है सोशल फोबिया, जो तीसरे टाइप का है। सोशल फोबिया भी जैसे हमें नाम से ही मालूम हो रहा है, किसी भी सोशल या परफॉर्मेंस सिचुएशन में जाने से एक्सट्रीम डर, एक्सट्रीम घबराहट। तो जैसे ही अगर वो किसी सोशल सिचुएशन को अप्रोच करते हैं या सोचते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, उनकी एंग्जाइटी एकदम बढ़ती है, और अगर वो ज़्यादा फोर्स करा जाए तो वो पैनिक अटैक का फॉर्म भी ले सकती है। स्पेसिफिक फोबिया में तो फोकस ऑफ फियर था कि हमें कहीं ना कहीं हार्म हो जाएगा। सोशल फोबिया में फोकस ऑफ फियर होता है कि कहीं हम कुछ ऐसा काम ना कर दें जिससे हमें एम्बैरसमेंट हो, या हम ह्यूमिलिएट हों, या हम लोगों को जज कर पाएँ। तो हम इसीलिए सोशल परफॉर्मेंस सिचुएशंस में जाके डरने लग जाते हैं, क्योंकि हमें यही डर लगा रहता है कि हम कोई ऐसी चीज़ ना कर दें कि हम एम्बैरस हो जाएं, या जहाँ से हम एस्केप ना कर पाएँ, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट हो जाएं। यहाँ पे भी लोगों को पता रहता है कि हमारा जो फियर है वो बहुत एक्सेसिव है और अनरीजनेबल है। या तो वो सोशल सिचुएशंस में जाना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, या फिर अगर वो जाते भी हैं तो बहुत डर डर के उसका सामना करते हैं। ये सब चीज़ें अकेले परफॉर्म करने में उनको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, तकलीफ़ तभी आती है जब वो काफ़ी लोगों के सामने होते हैं। इसके अलावा इनमें पुअर सोशल स्किल्स होती हैं, अंडर अचीवमेंट इन स्कूल, क्योंकि वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं अपने इस डर के कारण, वो स्कूल में अंडर अचीव कर जाते हैं। जॉब्स प्रोक्योर करने में इनको मुश्किल होती है, क्योंकि ये इंटरव्यूज़ के लिए, ग्रुप डिस्कशंस में ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रह पाते हैं, तो इवन डिस्पाइट देयर नॉलेज एंड स्किल्स दे कैन नॉट गेट द जॉब, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते। इनका सोशल सर्कल, फ्रेंडशिप सर्कल बहुत लिमिटेड होता है। इसकी ड्यूरेशन भी कम से कम 6 महीने तक की होनी चाहिए। डिस्टर्बेंस की सिचुएशन ये भी फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक सोशल फोबिया और एक होता है जनरलाइज सोशल फोबिया। स्पेसिफिक में क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस में लोगों को डर लगता है, जैसे माने कि बाकी सब जगह ठीक है, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में एक कोई इंसान है जो डर रहा है, हिचकिचा रहा है। जनरलाइज सोशल फोबिया ऑलमोस्ट हर सोशल सिचुएशन में उनको उतना ही डर या फोबिया लगा रहता है। अगला डिसऑर्डर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में बहुत बारी रेकरेंट रिपीटेड ऑब्सेशंस और कंपल्शंस आते हैं, जो इतने सिवियर होते हैं कि कम से कम दिन का 1 घंटा इन्वॉल्व कर लेते हैं। ऑब्सेशंस क्या होते हैं? परसिस्टेंट रेपिटेटिव थॉट्स, इमेजेस या इम्पल्सेस या आइडियाज़ जो बार बार इंट्रूड कर रहे हैं माइंड में, जो बार बार आपके नॉर्मल फंक्शनिंग में, नॉर्मल थॉट्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, बहुत इनअप्रोप्रिएट हैं। और जब वो थॉट्स या इमेजेस या इम्पल्सेस आते हैं तो बहुत ज़्यादा घबराहट बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बढ़ जाता है। लोग ये पहचानते हैं कि वो ईगो डिस्टोनिक है। ईगो डिस्टोनिक माने कि आई डू नॉट अग्री विद दिस थॉट्स, लेकिन मुझे पता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे ही दिमाग से रहे हैं लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, और मैं इनसे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं थॉट्स। कुछ कॉमन टाइप के ऑब्सेशंस होते हैं। एक तो कंटामिनेशन, मानिए कि अगर मैं यहाँ से गुजरा तो मैं गंदा हो जाऊँगा, मैंने किसी से हाथ मिला लिया तो मेरे में डर्ट आ जाएगी, मैं गंदा हो जाऊँगा।
दूसरा होता है रिपीटेड डाउट्स, बार बार ये सोचना कि मैंने वो लॉक करा कि नहीं, लॉक करा कि नहीं। आपने 2 बारी चेक भी कर लिया, आपने खुद अपने हाथों से दरवाज़ा लॉक करा था, लेकिन आपके दिमाग में बार बार वो ख्याल आता रहता है कि लॉक नहीं हुआ है, लॉक नहीं हुआ है। तो रिपीटेड आपको डाउट्स आते रहते हैं अपने खुद के कामों के बारे में। या ऑर्डरिंग, अगर मैंने इन सब चीज़ों को ठीक सीक्वेंस में नहीं रखा, ऑर्गेनाइज करके नहीं रखा, कुछ बुरा हो सकता है। अगर ये वाली चीज़ उस तरफ राइट ना जाके लेफ़्ट तरफ पॉइंट कर रही है तो कुछ बुरा हो सकता है, तो मैं इसको सीधा करके रख दूँ, ऑर्डर में रख दूँ। अग्रेसिव इम्पल्सेस आते हैं, दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं कि इस फ्रेंड को या इसको मारना है या इसको गुस्सा करना है। कुछ सेक्सुअल इमेजेस हैं जो बार बार दिमाग में आती रहती हैं और बहुत डिस्ट्रेस क्रिएट करती हैं। और साथ ही साथ रिलीजियस डाउट्स भी आ सकते हैं कि भगवान ना बुरा मान जाए, भगवान ने सुन लिया तो। ये होते हैं ऑब्सेशंस, बार बार रिपीटेड थॉट्स और इम्पल्सेस जो बहुत ज़्यादा घबराहट क्रिएट करते हैं माइंड में। कंपल्शंस वो चीज़ होती है जो इन ऑब्सेशंस का इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं। वो एक्शंस या तो रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं या मेंटल एक्ट्स होते हैं। रेपिटेटिव बिहेवियर्स माने कि बार बार कोई बिहेवियर करना, या तो घबराहट को कम करने के लिए या किसी ड्रेडफुल सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, मानिए बार बार हाथ धोना या नहाने वक्त ज़्यादा टाइम लगाना, बार बार काउंटिंग करना, बार बार चीज़ों को अरेंज करना। और मेंटल एक्ट्स कुछ भी हो सकता है, प्रे करना, काउंट करना, रीअश्योरेंस लेना, बार बार चेक करना। और इसमें कहीं ना कहीं एक फ़ोर्स होता है अंदर से इन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो हमारी एंग्जाइटी कम हो रही है या हमें लग रहा है ये एक्शन परफॉर्म करके हम कुछ बुरा होने से बचा लेंगे। कॉमन कंपल्शंस जो होती हैं, जैसे मैंने बताया, वॉशिंग, चेकिंग, क्लीनिंग, काउंटिंग, प्लेसिंग थिंग्स इन ऑर्डर, रिपीटिंग वर्ड्स, सीकिंग एश्योरेंसेस, बार बार पूछना कि कुछ गलत तो नहीं होगा ना, कुछ गलत तो नहीं होगा ना। जब उनको अपने पेरेंट्स या किसी से एश्योरेंस मिल जाते कि नहीं बेटा सब ठीक है, तुमने ऐसा कुछ नहीं करा, तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन वो साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है। इंसान को OCD के कोर्स में ये समझ में आता है कि जो उनके ऑब्सेशंस हैं और कंपल्शंस हैं वो अनरीजनेबल हैं और एक्सेसिव हैं। ये मेल्स और फीमेल्स में इक्वली देखा गया है और एडोलेसेंस और अर्ली अडल्टहुड के टाइम पे ये अक्सर स्टार्ट हो जाता है। आजकल बच्चों में भी ये काफ़ी देखा गया है। दूसरे टाइप का डिसऑर्डर जो है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एक इंसान ने एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस या तो खुद एक्सपीरियंस करा या विटनेस करा। ट्रॉमेटिक इवेंट कुछ भी हो सकता है, माने कि कोई थ्रेटन्ड डेथ, या किसी का विटनेस देखा कि आपने कि किसी का वायलेंटली मारा गया है, या आपने किसी का सुना कि किसी की वायलेंट अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई है, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, या किसी तरह का भी कोई भी ट्रॉमेटिक इवेंट जो हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे एक बहुत ज़्यादा असर छोड़ जाता है। उस इवेंट को एक्सपीरियंस या विटनेस करने के बाद अगर बार बार उसकी इमेजेस, थॉट्स और इम्पल्सेस, उसकी रिकलेक्शंस, फ्लैशबैक्स के तौर पर एक पर्सन के दिमाग में बार बार आता रहता है, तो उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। ट्रॉमा के बाद इतना एक्यूट स्ट्रेस कि ऐसा लगे कि आप वो वाला ट्रॉमा दोबारा जी रहे हो, रीलिव कर रहे हो उस एक्सपीरियंस को। उसके इमेजेस, थॉट्स, इम्पल्सेस आते रहते हैं, या तो सोते सोते आते हैं, नींद में उठे भी आते हैं, आप कॉन्शियस हो या इंटॉक्सिकेटेड हो, वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ डिस्टर्बेंस जो होना चाहिए वो कम से कम 1 महीने का होना चाहिए। इसमें 3 तरह के ऑनसेट होते हैं, एक्यूट, क्रॉनिक और डिलेड ऑनसेट। एक्यूट ऑनसेट माने कि ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स कम से कम 3 महीने हैं। अगर सिम्टम्स और ये डिस्ट्रेस 3 महीने से ज़्यादा का हो जाता है तो हम उसको क्रॉनिक ऑनसेट कहते हैं। और डिलेड ऑनसेट माने कि ट्रॉमा आज हुआ, सिम्टम्स आज से 6 महीने बाद शुरू हुए, तो 1 महीने का कम से कम इसमें होना चाहिए। और इसलिए क्या कोशिश करते हैं ये लोग कि उन सिचुएशंस को, उन स्टिमुलस को अवॉइड करते हैं जो उन्हें रिमाइंड कराते हैं उस ट्रॉमा का। वो इंटरनल क्यूज़ भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल क्यूज़ भी हो सकते हैं। इंटरनल क्यूज़ माने खुद की सोच विचार के बारे में, और एक्सटर्नल क्यूज़ माने वो लोग, वो एक्टिविटीज़, वो प्लेसेस जो उनको उस ट्रॉमा के बारे में रिमाइंड करवाती हैं, उनको वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल नमनेस भी लेकर आ सकता है, एंगर आउटबर्स्ट हो सकते हैं, हम ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं हर एक चीज़ों के बारे में, नींद ठीक से नहीं आती है, सपने बुरे आते हैं, कंसंट्रेट करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है उसमें इंटरेस्ट हमारा धीरे धीरे कम होने लग जाता है, डीपर्सनलाइजेशन हो जाती है,
माने कि हम अपने आप को एक्चुअली वो वाला एक्सपीरियंस में इन्वॉल्व होते हुए देख पा रहे हैं, ऐसा लगता है। ये किसी भी एज पर हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक और टाइप का डिसऑर्डर है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको हम GAD भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्सेसिव वरी और टेंशन अबाउट अ नंबर ऑफ इवेंट्स और एक्टिविटीज़। यहाँ पे जो टेंशन होती है वो फिक्स नहीं होती है किसी चीज़ में, या एंजाइटी किसी चीज़ की वजह से नहीं आ रही होती है। वो किसी भी छोटी से छोटी चीज़ के बारे में घबराहट और टेंशन बढ़ती रहती है, और वो वरी हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये टेंशन, वरी, एंजाइटी किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है। माने छोटी से छोटी चीज़, काम के बारे में, घर के बारे में, बच्चों के बारे में, कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, टैक्स देना है, खाना बनाना है। इन छोटी से छोटी चीज़ों को सोच सोच के घबराहट बढ़ती रहती है, और ये घबराहट जो होती है, जो हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं उसमें इंटरफेयर करती है और हमें अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इसके साथ कुछ सिम्टम्स भी अटैच्ड होते हैं। या तो बहुत बेचैनी हो जाती है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, या बहुत थकावट हो जाती है, या कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी आती है, इरिटेशन बढ़ जाती है, मसल टेंशन बढ़ सकती है, नींद ठीक से नहीं आती है। इन 6 में से अगर 3 एडल्ट्स में प्रेजेंट होने चाहिए और कम से कम एक बच्चे में प्रेजेंट होना चाहिए, तब भी हम उसको GAD या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। ये भी कम से कम 6 महीने तक परसिस्ट रहनी चाहिए। टेंशन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एडोलेसेंस के बाद ये ज़्यादा अक्सर शुरू होता है, और विमेन में फिर से ज़्यादा देखा गया है। अब इसका एक साइकिल है, हम वो डिस्कस करेंगे। हमारे में, हर एक इंसान में एक जनरल साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी और एक जनरल बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होती ही होती है। जब ये दोनों वल्नरेबिलिटीज़ कंबाइन हो जाती हैं एक इंसान में, तो एक स्ट्रेस आता है, फॉल्स अलार्म, छोटी से छोटी चीज़ के बारे में स्ट्रेस, कि आज रात को खाने में क्या बनाना है। तो जब ये स्ट्रेस आता है तो हम एंग्शियसली एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, माने कि हमारी मसल टेंशन, और हम ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जब हमारी एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन दोनों इकट्ठे बढ़ जाती है, उसके बाद हमारा वरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, हो गया तो क्या होगा। ये वरी प्रोसेस जब और अक्यूमुलेट होता रहता है और बढ़ता रहता है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ ये है कि या तो हम ज़्यादा इसके बारे में सोचने लग जाएंगे, लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या फिर क्या होता है कि हम उन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं और हमारा स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। कम से कम 6 महीने तक ये डिस्टर्बेंस रहनी चाहिए इस चीज़ को GAD का नाम देने के लिए। अब ये जो 7 के 7 डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करे हैं, इन 7 के 7 डिसऑर्डर्स में चीज़ें कुछ कॉमन है। सबसे पहले तो कि ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस और साइकोलॉजिकल एंजाइटी क्रिएट करती है, और हमारे कहीं ना कहीं पर्सनल रूटीन में, सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ में इंटरफेयर करती है। नॉर्मल घबराहट, जैसे मैंने बताया था, हम सब के लिए कॉमन है। कोई भी बड़ा काम करने से पहले या कोई भी ड्रेडफुल सिचुएशन को सोचने के लिए या देखने पर हम सबको घबराहट होगी, लेकिन वो अगर हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सोशल और ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग में इंटरफेयर करने लग जाए, तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। दूसरी बात, ये डिसऑर्डर किसी और मेंटल कंडीशन या किसी और जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको एक एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि थायराइड की वजह से, या एंग्जाइटी, या हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है उसकी वजह से, या और कोई मेंटल कंडीशंस हैं उसकी वजह से हमारी घबराहट बढ़ जाती है, तो उस वजह से नहीं होनी चाहिए। और किसी भी सब्सटेंस, कोई भी ड्रग या मेडिकेशन की वजह से भी कभी कभी साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से एंग्जाइटी हो जाती है, तो ये एंग्जाइटी उस वजह से भी नहीं होनी चाहिए, तभी हम इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते किस वजह से हैं, क्या इनके कॉजेज़ होते हैं। कॉजेज़ हो सकते हैं जेनेटिक, माने हेरिडिटी। एक फैमिली में अगर पेरेंट्स को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड होता है कि बच्चों को भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो जाए। साथ ही साथ ट्विन्स में, सिबलिंग्स में ये चीज़ कॉमन होती है। दूसरा है इफ़ेक्ट ऑफ लर्निंग। हम दूसरों को जब ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनको घबराहट हो रही है और वो घबराहट में किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम भी उस तरह उसको सीख लेते हैं। या फिर कंडीशनिंग हो जाती है, माने कि एक इवेंट को मैंने दूसरे इवेंट से एसोसिएट कर लिया और दूसरे इवेंट से मेरी घबराहट बढ़ गई, तो अगली बार से मैं पहले इवेंट से ही घबराने लग जाऊंगी।
मानिए कि मैं पहली बारी गाड़ी में बैठी, एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं गाड़ी में बैठी, एक्सीडेंट होते होते बचा तो मुझे घबराहट होने लग गई और मैंने सोच लिया कि आज के बाद से मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी। तो मुझे ये मैंने क्या करा, मैंने गाड़ी में बैठने को एक्सीडेंट से रिलेट कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा कि शायद उस ड्राइवर ने भी गलत गाड़ी चलाई हो सकती है। तो मुझे यहाँ पे अपने आप को हम लर्न कर लेते हैं, कंडीशनिंग हो जाती है, जिस वजह से हमारी घबराहट बढ़ जाती है और हम कुछ ऐसे एक्शंस करने लग जाते हैं घबराहट के दौरान। तीसरा है रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स का जब इम्बैलेंस हो जाता है तो एंजाइटी के लेवल्स बढ़ जाते हैं। सेरोटोनिन और गाबा ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनका लेवल जब कम हो जाता है ब्रेन में तो एंजाइटी सिम्टम्स इमर्ज होने लग जाते हैं और इसलिए मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मेडिकेशंस के थ्रू ये केमिकल्स धीरे धीरे बैलेंस में आते हैं और जैसे जैसे वो बैलेंस में आते रहते हैं, उनकी कमी पूरी होती रहती है, तो हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स भी धीरे धीरे कम होते रहते हैं। फिर है पर्सनालिटी वेरिएबल्स। कई लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि वो एंजाइटी ज़्यादा करते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, माने जिनका आत्मविश्वास कम है या जो इंट्रोवर्ट हैं, सेल्फ रिलायंट नहीं हैं, तो इन केसेस में एंजाइटी और टेंशन लेने की उनकी टेंडेंसी वैसे ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है रादर दैन अदर नॉर्मल पीपल। रिएक्शन टू लाइफ सर्कमस्टांसेस। मानिए कि लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, हमने उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करा, कोई भी ऐसा हमने कोप उसके लिए अच्छी तरह डील करा, हमने उसको अच्छी तरह कोप करा, हेल्दी वे में अडेप्ट करा कि नहीं करा। अगर वो अनहेल्दी कोपिंग होती है, मैल अडेप्टिव पैटर्न्स ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं, तो एंजाइटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ड्रग्स के और मेडिसिन के, बोथ रिक्रिएशनल एंड मेडिसिनल, जिनकी वजह से घबराहट बढ़ सकती है। रिक्रिएशनल ड्रग्स पे मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्कोहल से और स्मोकिंग से एंजाइटी बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हमें घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, एक सिगरेट ले लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन दरअसल होता क्या है कि सिगरेट आपको टेम्प्ररी रिलैक्सेशन तो दे देती है, लेकिन फिर क्या होता है, सिगरेट पीने के बाद जो आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं वो आपकी घबराहट को और बढ़ा देते हैं। तो धीरे धीरे आप एडिक्ट होते हैं सिगरेट पे नहीं, सिगरेट से जो आपको रिलैक्सेशन मिलती है और दोबारा सिगरेट लेने से विड्रॉल से जो आपको कमी मिलती है उस पर। तो इसलिए सिगरेट लेने से लॉन्ग टर्म में, अल्कोहल लेने से लॉन्ग टर्म में एंजाइटी हमेशा इंक्रीज ही होती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। जैसे मैंने बताया कि ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस तो हो ही जाता है, इस वजह से साइकोफार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी मेडिसिनल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें है एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब होती है जिससे केमिकल्स बैलेंस में आ जाए। दूसरा होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम काफ़ी चीज़ों पे वर्क करते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस वो होते हैं कि अगर जिस तरह एक इंसान एक चीज़ के बारे में सोच रहा है वो कभी कभी अनहेल्दी हो सकता है, मैल अडेप्टिव हो सकता है, वो ठीक तरह से नहीं सोचता है। तो हमें उनको ये रियलाइज़ करवाना है कि जिस तरह से वो एक सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसके बदले वो ऑल्टरनेट वेज ऑफ थिंकिंग जो मोर अडेप्टिव, मोर हेल्दी हैं, जिससे हमारी एंजाइटी लेवल कम हो सकती है, उसके बारे में भी सोच के देखें। एकदम जजमेंट पे ना पहुँचे, एकदम एक्सट्रीम जजमेंट पे ना पहुँचे, बल्कि ये भी सोचे कि अगर ये चीज़ हो रही है तो उसके और ऑल्टरनेट वेज ऑफ थिंकिंग क्या है। साथ ही साथ हम कोशिश करते हैं थॉट डायरीज़ बनवाने की, ताकि लोगों को ये पता लग जाए कि कौन से थॉट्स की वजह से उनकी घबराहट ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस करा था थॉट, फीलिंग और एक्शन का साइकिल, हमने ये सीखा था कि थॉट्स की वजह से ही हमारे एक्शंस में इंटेंसिटी आती है, हमारी फीलिंग ज़्यादा बढ़ती हैं। तो अगर हम थॉट को ही केटर कर ले, थॉट डायरीज मेंटेन करके, तो हमारी एंजाइटी में बहुत फ़र्क आ सकता है, वो कम हो सकती है। इस तरह से हमें ये भी पता लग जाता है कि ऐसे कौन से थॉट्स हैं जो हमारी घबराहट को या हमारी सोच को ट्रिगर कर रहे हैं, ताकि हम उनको केटर करके उन पे स्पेसिफिकली काम कर पाएँ। डेवलपिंग इंसाइट। एंजाइटी डिसऑर्डर जिन लोगों को होते हैं उनको इंसाइट होनी बहुत ज़रूरी है, उनको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि जो उनके साथ कंडीशन चल रही है वो किस वजह से चल रही है, क्योंकि उनका मेन फोकस इस पे होता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, वरी और टेंशन। जब उनको ये पता लगने लग जाता है कि वो कहाँ से टेंशन आ रही है, तो उनका फोकस अपने रीज़न पे चला जाता है और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है।
हम और एनकरेज करते हैं कि पॉजिटिव एफर्मेशंस में लोग डील करें। पॉजिटिव एफर्मेशंस माने कि अपने आप से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोलना। ये पैनिक अटैक और सोशल फोबिया में काफ़ी काम आता है। जैसे पैनिक अटैक में एकदम लगता है कि हार्ट अटैक आ गया या सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो हम बोलते हैं कि मानिए कि अगर मैं और आप यहाँ से 2 किलोमीटर दौड़ कर जाएंगे तो हम दोनों को क्या होगा? सांस लेने में तकलीफ़ होगी, चक्कर आएंगे, ऐसा लगेगा हार्ट अटैक आने वाला है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा। तो यही पैनिक अटैक होता है। इससे बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं होता है। बॉडी में जो अराउजल लेवल आ चुका है उसको थोड़ा सा वक्त देना है नीचे आने के लिए, जो मैंने एंग्जाइटी कर्व शुरू में समझाया था। तो पैनिक अटैक के टाइम अगर आप अपने आप को ये समझाएं पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बोलें कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरी बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे बस थोड़ा सा टाइम देना है अपने आप को, तो काफ़ी हद तक आप अपने आप को रिलैक्स और काम डाउन कर सकते हैं। सोशल फोबिया में भी पॉजिटिव एफर्मेशंस बहुत काम आते हैं। किसी भी प्रेजेंटेशन के पहले या किसी भी पब्लिक स्पीकिंग इवेंट के पहले अगर आप अपने आप को बोले दैट आई एम वेल प्रिपेयर्ड, आई हैव रिहर्स्ड फॉर इट एंड आई विल गिव माई बेस्ट, सो इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ करेज टू परफॉर्म, और आपकी एंग्जाइटी काफ़ी हद तक नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी होती हैं जो हम PTSD माने पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर में इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स क्या होता है, क्योंकि PTSD और पैनिक डिसऑर्डर में काफ़ी बारी डीरियलाइजेशन और डीपर्सनलाइजेशन के सिम्टम्स होते हैं। माने कि ऐसा लगता नहीं है कि असलियत में हो रहा है, या ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को उस चीज़ में इन्वॉल्व होकर दूर से देख पा रही हूँ। तो ग्राउंडिंग टेक्निक्स हमें हेल्प करती हैं वापस रियलिटी में लाने के लिए कि हाँ अभी हम रियलिस्टिक प्लेस पर हैं और अभी हमारे साथ जो हो रहा है वो कोई मैजिक या वो कोई बहुत अनहोनी चीज़ नहीं हो रही है। हमें मालूम होना चाहिए हमारे साथ क्या हो रहा है। इसी तरह रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, माइंडफुलनेस रिलैक्सेशन टेक्निक, जो हमें यहाँ आप कोशिश करते हैं कि हम हियर एंड नाउ एट प्रेजेंट में रहें, हमारा फोकस यहाँ रहे कि अभी मेरे साथ प्रेजेंटली क्या हो रहा है, रादर दैन फोकसिंग कि आगे क्या होगा, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, ऐसा हुआ या नहीं हुआ। तो इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू, माइंडफुलनेस टेक्निक्स के थ्रू, साथ ही साथ अगर किसी भी टाइम घबराहट के टाइम उसको कम होने के लिए हम डीप ब्रीथ करने लग जाएं, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, तो उससे हमारी एंग्जाइटी लेवल्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। OCD और स्पेसिफिक फोबियाज़ के लिए हम ग्रेडेड एक्सपोजर और सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन भी यूज़ करते हैं। तो मानिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से अगर किसी को डर लगता है तो उस चीज़ के पास हम उनका ग्रेडेड धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस इंसान को एक्सपोज करेंगे और उनको ये रियलाइज़ करवाएंगे कि जितना वो कॉन्सिक्वेंस सोच रहे हैं, जितना वो सोच रहे हैं कि मुझे हार्म हो सकता है, वो एक्चुअल में नहीं है। तो ग्रेडेड एक्सपोजर हम धीरे धीरे एनकरेज करते हैं और कभी कभी हम उसको रिलैक्सेशन के साथ पेयर कर जाते हैं ताकि वो उस एक्सपोजर के साथ या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन से वो कंफर्टेबल हो जाए। ये OCD और फोबियाज़ में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। थॉट स्टॉपिंग अनदर टेक्निक है। इसकी भी काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम बोलते हैं कि जो रेकरेंट थॉट्स आए जा रहे हैं, जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, उसको हम किस तरह रोक पाएँ। उसकी टेक्निक्स होती है, रबर बैंड टेक्निक होता है, स्टॉप एंड डिस्ट्रैक्ट होता है, इग्नोर होता है, काफ़ी टेक्निक्स होती हैं जिसकी तरह से हम इसको रोक सकते हैं। PTSD में क्योंकि वो कई बारी ऐसे इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं जिनके लिए वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते इमोशंस, तो हम एनकरेज करते हैं कि फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस करें ताकि वो जो रेजोल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट्स वो फटाफट हो जाए, जल्दी हो जाए। साथ ही साथ इन सब चीज़ों में सोशल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है, परिवार वालों की, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की, मेडिसिनल हेल्प की, जिसकी वजह से ये एंग्जाइटी लेवल बहुत हद तक, काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। थैंक यू। तो ये तो विस्तृत तौर पे आपने बताया कि एंग्जाइटी और डिसऑर्डर क्या है, कैसे हो। सामान्य लोगों को कैसे वो समझ में आया कि नहीं मैं एंग्जाइटी से गुजर रहा हूँ, अब हमको स्टेप लेना चाहिए ताकि फर्दर और कुछ हानि नहीं हो। एक सामान्य लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, जैसे मैंने बताया था कि घबराहट हम सबकी लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है, लेकिन अगर वो घबराहट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो जाए कि उसके बाद हम कहते हैं कि हम नहीं सोच रहे इसके बारे में, हमें कोई टेंशन नहीं है, दवाइयाँ लेकर भी या कुछ वॉक करने चले गए, ड्राइव पे चले गए, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है और आपके नॉर्मल लाइफ में, आपके काम में, एकेडमिक्स में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में अगर इंटरफेयर कर रही है वो घबराहट,
तो वहाँ पॉइंट ऑफ कंसर्न आ जाता है और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप जाके एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प सीख करें। तो इसमें फिजिकल चेंजेस भी कुछ नज़र आते हैं? हाँ जी, फिजिकल चेंजेस में क्योंकि हमें लगता है कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है या हमारा जो बीपी होता है वो एकदम बढ़ जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, साथ ही साथ चक्कर आने लग जाते हैं, आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, कभी सफोकेशन होती है, पेट दर्द होती है, हेडेक होती है, मसल टेंशन होती है। तो ये सब कुछ मार्कर्स हैं ये पता लगाने के लिए कि हमारी बॉडी में एंग्जाइटी के सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके, तो एंजाइटी डिसऑर्डर जैसा कि ये पहले माना जाता था कि ये शहरों की बीमारी है, बड़े शहरों की बीमारी है, क्या इसका जिस तरह से दुनिया भर में आज के समय इसके मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस तरह के मरीज, या इसको कैसे एक तरह के मरीज तो नहीं कह सकते, इस तरह का जो समस्या आ रहा है, तो क्या है आज भारत में भी इस समस्या का गांव में भी समस्या कुछ देखने को मिला है? बिल्कुल। एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया किसी को भी हो सकता है, यहाँ बैठे बैठे मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, या किसी भी क्रू को हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि केमिकल इम्बैलेंस है। कुछ ऐसे केमिकल्स है ब्रेन में जिनके फंक्शनिंग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। बहुत बारी न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से भी, जैसे हमने कॉजेज में डिस्कस करा था, उसकी वजह से होता है। अच्छा, केमिकल इम्बैलेंस मेन इसका कारण है। बिल्कुल। तो अचानक सडन आता है कि इसके लिए उसके पहले ये किसी वजह से भी हो सकता है या बिना वजह भी हो सकता है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, सब कुछ है उनके पास, कोई टेंशन नहीं है, वो भी प्रोन हो सकते हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर को, क्योंकि केमिकल कभी भी इम्बैलेंस हो सकता है। ओके, तो उसको उस केमिकल का बैलेंस बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए लोगों को? सब अगर उनको लगता है कि इम्बैलेंस हो रहा है तो उनको कहीं ना कहीं अपनी बॉडी के थ्रू, अपने सिम्टम्स के थ्रू पता लगने लग जाएगा, तो उसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। कई बार अगर वो प्योरली केमिकल इम्बैलेंस बेस्ड है तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स होती हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, अपने कंडीशन को बताएं, सिवियरिटी लेवल वो जांच करेंगे, ये जांच करेंगे कितने टाइम से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उस हिसाब से मेडिकेशन, अगर ज़रूरत पड़े तो काउंसलिंग और थेरेपी भी एडवाइस करते हैं। ओके, सो मेन इसका जो पहचान है घबराहट है। हाँ जी, घबराहट, बेचैनी। ओके, तो इसमें घबराहट और बेचैनी जो होता है वो अन्य दूसरे जो सामान्य घबराहट और बेचैनी है, क्या केवल लेवल में डिफरेंस है या कुछ और अलग जो तरह के सामान्य घबराहट है वो हमें मोटिवेट करती है कोई ना कोई उस घबराहट को, एक्शन को रोकने के लिए। मानिए कि आज मगर अगर मुझे कहीं पब्लिक स्पीकिंग करने जाना है तो उससे पहले मुझे घबराहट हो रही है, तो वो नॉर्मल घबराहट है। तो मैं क्या करूँगी, या तो अपने आप से ठीक से बात करूँगी, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलूँगी, या मैं क्या करूँगी कि प्रिपेयर होकर अच्छी तरह जाऊँगी कि वो मेरी घबराहट कम हो जाए। एक बच्चे को एग्जाम से पहले घबराहट होना नॉर्मल बात है, लेकिन अगर वो उसकी पढ़ाई से इंटरफेयर करने लग जाए, या अगर वो बैठ ना पाए, या उसको चक्कर आ जाए, तो वो पॉइंट ऑफ कंसर्न आ जाता है। ओके, तो दोनों में अंतर ये है कि अगर सामान्य घबराहट है तो हमें उसको करेक्टिव मेजर्स लेने पर बाध्य करेगा, और अगर इस तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर का घबराहट है तो करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद तो दूर और उसमें उलझता चला जाता है। तो मेन पहचान जो है सो इस तरह से लोग करें। अगर सपोज करिए अचानक आ जाए, किसी को ऐसा लगे, तो उस स्थिति में अपने आप को उबरने के लिए क्या करें, पहला स्टेप्स क्या होना चाहिए? अगर हमें ये पक्का मालूम है कि एंग्जाइटी अटैक ही है या पैनिक अटैक ही है, तो उस टाइम थोड़ा वक्त देना है। जैसे मैंने कर्व समझाया था, उसको थोड़ा वक्त देना है कि वो पीक पे जाए, वो अपने आप नीचे आ जाएगा। और उस वक्त अब अकेले बैठ के ज़्यादा घबराहट ये सोच के नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, या मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है, या पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ, ये सोचने के बजाय ये सोचें कि ये कुछ भी नहीं है। जो जिनको पता है कि ये पक्का पैनिक डिसऑर्डर है, उस टाइम ये सोचे कि कुछ भी नहीं है, अभी मैं ठीक हो जाऊंगी, ये सिर्फ मेरी बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, मुझे बस इसको थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करने लग जाए, वो जल्दी नीचे आ जाएगा कर्व। ओके, डीप ब्रीदिंग जब कुछ भी नहीं समझ में आया, डीप ब्रीदिंग करें तो दैट विल हेल्प। बिल्कुल। और पैनिक अटैक्स में ये भी होता है कि घर वाले भी क्या होता है कि क्या हो रहा है, आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, और उस चीज़ से उनकी घबराहट जो है वो पेशेंट में चली जाती है जिसको पैनिक अटैक हो रहा है। तो घर वालों को भी एडवाइस करना चाहिए कि वो ज़्यादा घबराएं नहीं पैनिक अटैक में। ये एक नॉर्मल कोर्स है पैनिक डिसऑर्डर में कि बार बार पैनिक अटैक्स आएंगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा घबराएंगे तो घबराहट और बढ़ती जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी अक्सर बढ़ती रहती है। ओके, आप बता रहे थे कि ये केमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है, तो कौन से वो केमिकल हैं, तो उसके क्या खाद्य पदार्थ में
अगर शामिल किया जाए, या उस पर भी उस तरीके से भी ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसा इम्बैलेंस नहीं हो? वो केमिकल्स, एक सेरोटोनिन सबसे मेन केमिकल है जिसकी कमी की वजह से ऐसा न्यूरोलॉजिक, जिसकी वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। खाने पीने में ऐसा कोई परहेज नहीं होता एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स या किसी भी टाइप के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से, और ये केमिकल ब्रेन में अपने आप ही डेवलप होते हैं। इससे ऑब्वियसली हेल्दी डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अल्कोहल और सिगरेट की वजह से एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी सिम्टम्स रिमार्केबली इंक्रीज हो सकते हैं। कोई डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं है? नहीं। डायरेक्ट रिलेशन मतलब बैलेंस डाइट लेता रहे तो हाँ ठीक जी, रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो आप एक चीज़ बता रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर और एंजाइटी डिसऑर्डर, तो क्या दोनों एक है या इसमें भी कोई अंतर है? एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स कुछ तरह के होते हैं, उनमें से एक है पैनिक डिसऑर्डर। ओके। बाकियों के बारे में भी हमने अभी डिस्कस करा ओके। कि फोबिया होता है और ओसीडी होता है, पीटीएसडी होता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। ओके। तो सामान्य तौर पे जो तीन बातें होनी चाहिए। एक तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों हो रहा है, एंजाइटी डिसऑर्डर है या सामान डिसऑर्डर है, और उसमें डीप ब्रीदिंग ले और करेक्टिव मेजर्स हो। तो ये तीन चीज़ लोगों को करना चाहिए, अगर जिसको है भी आइडेंटिफाई करने के बाद भी डीप ब्रीदिंग और डीप करेक्टिव। ब्रीदिंग और ये रियलाइज करना कि उनकी ये एंग्जाइटी किस वजह से आ रही है, क्योंकि जो मैंने थॉट फीलिंग एक्शन का साइकिल समझाया था, अगर हम ये रिकग्नाइज कर सकते हैं कि वो क्या थॉट है जिसकी वजह से हमारी घबराहट इतनी बढ़ रही है, तो उस थॉट के रिकग्नाइज करने के बाद हम उसके ऑल्टरनेट वेज को सोच सकते हैं। और ये अक्सर पॉसिबल होता है साइकोलॉजिकल हेल्प के थ्रू, क्योंकि हम उनको एक क्लियर वेज में पिक्चर दिखा देते हैं और उनको हेल्प करते हैं ये रिकग्नाइज करने में कि उनके ट्रिगर्स क्या हैं। जब वो ट्रिगर्स को अच्छी तरह मेंटेन कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उनको आगे भी परेशानी नहीं होगी ये जानने में कि अब मुझे एंग्जाइटी का कोई अटैक हो सकता है, तो उसी टाइम करेक्टिव प्रिवेंट कर लेंगे क्योर करने के बजाय। ओके। सो फर्स्ट थिंग इज टू फाइंड आउट द ट्रिगर्स व्हाट इज अफेक्टिंग। ओके। और इसमें मान लीजिए कि नहीं मालूम है कि, और अगर कोई मेडिसिन लेता है तो क्या मेडिसिन एडवाइजेबल है या नहीं है? हाँ, मेडिसिन एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में अच्छी तरह वर्क करती है, लेकिन बिना डॉक्टर को दिखाए, बिना अपनी सिवियरिटी लेवल और एग्जैक्ट कौन सा एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसके बिना अपने आप को सेल्फ मेडिकेट मत करें। अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आप में एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के कोई लक्षण आ रहे हैं, एक साइकाइट्रिस्ट को ज़रूर रेफर करें। एक दर्शक हैं हरियाणा से, उनका प्रश्न लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, जितना आने वगैरह वैसे क्या प्रॉब्लम है सर? क्या फिर से सवाल पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर मेरे में घबराहट सी रहती है सर। रात में नींद नहीं आती है? घबराहट की वजह से नींद नहीं आती है? हेलो, उनसे कनेक्शन। घबराहट है और नींद नहीं आती है, तो इसका क्या कारण है? ये भी एक नॉर्मल एंग्जाइटी, जनरलाइज एंग्जाइटी का पार्ट हो सकता है, या जनरल एंग्जाइटी हो सकती है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। तो हमें फिर पता लगाना है कि एक कुछ ऐसी सोच है जो दिमाग में चल रही है जिस वजह से नींद नहीं आ रही है। जैसे मैंने बोला, आइडेंटिफाई करना है कि क्या ट्रिगर है, किस चीज़ को सोच के हमें नींद नहीं आ रही है। ओके। और नींद ना आना सिर्फ घबराहट एक रीज़न नहीं होता, बहुत सारे और रीजंस भी हो सकते हैं। तो पहले वो पता लगाएं कि नींद आ रही है या नहीं आ रही है, तो क्यों नहीं आ रही है, किन किन सिचुएशंस में नहीं तो आती अपने है। आप को ऑब्जर्व करना सीखें कि जिस दिन नींद आ गई उस दिन क्या सोच रहे थे, जिस दिन नींद नहीं आ रही है उस दिन क्या सोच रहे हैं। हो सकता है कि एक थॉट के बाद दूसरे थॉट आते हैं, उसमें वो काफ़ी गहन चिंतन में लग जाते होंगे, इसलिए नींद नहीं आती होंगी। तो उनके लिए सलाह यही है कि इस तरह से पहले आइडेंटिफाई करें। जिस तरह से आप बता रहे थे कि हेडेक भी एक पार्ट है एंग्जाइटी डिसऑर्डर का, तो हेडेक में आमतौर पे लोग पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पेन किलर का इस्तेमाल करने के बाद जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर है उसको फर्दर उसको बढ़ाता है या क्या, किस तरह का? अक्सर जब लोगों को चलिए इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक पंजाब से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार, सवाल पूछिए। सर जी हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। ठीक है जी सर जी, मैं आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है।
कुछ दिक्कत आ रही है, जैसे आप इंग्लिश ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें दिक्कत आती है इसमें। जैसे कोई हमसे बात करती है तो हिंदी में बात करी जाए फिर अभी। क्या आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है? ओके सर। आप टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद सवाल पूछिए। अच्छा, तो एंजाइटी डिसऑर्डर का हिंदी में, और इसको कैसे एंजाइटी डिसऑर्डर? घबराहट जब वो हद से बाहर हो जाए, घबराहट जब वो ऐसा लगे कि हमारे नॉर्मल फंक्शनिंग से इंटरफेयर कर रही है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन लेकर आ रही है, तब हम उसको एंजाइटी डिसऑर्डर कह सकते हैं। अच्छा, एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब मेन घबराहट हुआ, घबराहट का डिसऑर्डर, मतलब कि जब घबराना काम से ज़्यादा हो तो उसी को हम लोग घबराहट अपने आप को अलग अलग तरह के सिम्टम्स में पेश कर सकती है। जैसे एक था हेडेक, जिसके बारे में हम भी बात कर रहे थे, और जैसे कभी कभी लगता है कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सफोकेशन हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो घबराहट, बेचैनी ज़्यादा हो रही है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो किसी भी तरह अपने आप को पेश कर सकते हैं। तो एंजाइटी है वो, पैनिक होता है जब एंजाइटी होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फियर जो होता है हमें कि कुछ खराब हो सकता है, मतलब उस चीज़ को सोच सोच के डर का मात्रा अधिक हो जाए, हाँ जी, तो उसको पैनिक कहते हैं। तो यही एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर में अंतर है। तो हम लोग बात कर रहे थे उस पर, दवा लेने के बाद क्या स्थिति, उससे और एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है? कई बारी लोगों को लगता है कि सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, वो डिस्प्रिन ले लेंगे या कोई पेन किलर ले लेंगे। अगर वो एक्चुअल सिर दर्द होगा तो वो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है या किसी और सोमैटिक कंप्लेंट की वजह से हो रहा है, तो वो एकदम रिलीफ नहीं लेकर आएगा। हो सकता है वो कुछ देर के लिए रिलीफ ले भी आए तो वो, लेकिन दर्द वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ता है कि वो एक बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, उसका एक साइकोलॉजिकल कॉज है। एक छत्तीसगढ़ से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। हाँ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। जी, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल है कि मैं जब पढ़ाई करता हूँ ना, तो मेरे सिर में भारीपन लगता है और याद करने का प्रयास करता हूँ तो हो नहीं सकता। भारीपन रहता है, फिर याद करने का प्रयास करते हैं तो याद नहीं हो पाता। भारीपन छाती में रहता है, सर भारीपन की बात करें, सर भारी रहता है, तो हो सकता है ये एंग्जाइटी का हो। आप एक बार एक साइकाइट्रिस्ट को रेफ़र कर लीजिए, वो आपको अच्छी तरह बता पाएंगे कि आपका किस वजह से आ रहा है और आपको इसके लिए क्या ज़रूरत है। तो भारीपन अभी एंजाइटी डिसऑर्डर का पार्ट है? हाँ जी, सिर में भारीपन होना, सिर में दर्द रहना, दवाइयों से वो ठीक ना होना, उसको कैसे डिस्टिंग्विश करके भारीपन एंजाइटी डिसऑर्डर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या दूसरा प्रॉब्लम है? माने कि ऐसा भारीपन हो रहा है, अगर वो नॉर्मल चीज़ होती है तो वो अपने आप थोड़ी देर में सिर दर्द, या सो गए उसके बाद उठ गए तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा, भारीपन ठीक हो जाएगा। या माने कई लोग कहते हैं कि नींबू पानी पी लिए, बाहर चले गए, किसी से बात कर ली, कोई पेन किलर खा लिया, तो नॉर्मल अगर सिर दर्द या भारीपन है तो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर वो नॉर्मल सिर दर्द भारीपन नहीं है तो वो उन सब चीज़ों से भी ठीक नहीं होगा, उसका रीज़न कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल है। ओके, तो ये आम दर्शकों में चिंता के विषय है कि कैसे वो समझें कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या सामान्य बीमारी है, समान प्रॉब्लम है, समान। देखिए, घबराहट एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ही है। घबराहट अपने आप को किसी भी तरह पेश कर सकती है। अगर उसका कोई मेडिकल रीज़न होता है तो वो मेडिकल दवाइयों से ठीक हो जाती, लेकिन अगर वो मेडिकल दवाइयों, मेडिकल रेमेडी से नहीं ठीक हो रही है, लेकिन घबराहट आपकी बढ़ती जा रही है, कभी आपको किसी तरह पेश कर रही है, कभी किसी तरह पेश कर रही है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ओके, हरियाणा से एक दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। हेलो सर, मैं फरीदाबाद। जी, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल है कि क्या हेपेटाइटिस का इलाज है सर? हेपेटाइटिस? हाँ जी सर। तो हेपेटाइटिस पर तो आज चर्चा नहीं हो रही। हेपेटाइटिस का इलाज है। आप कई तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी। तो नेचुरली आप हेपेटाइटिस वाले जो डॉक्टर हैं उनसे मिलिए और बात करिए, तो उसका इलाज है। तो और अच्छे अच्छे मेडिसिन भी हैं, तो
कोई भी अच्छे फिजिशियन हैं उनसे दिखाइए और उसके बाद आप इसका इलाज शुरू करें। ये आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में। तो एक तो ये देख रहे हैं, और कुछ बीमारी के कारण, अच्छा सवाल उन्होंने कहा भी किया, एक बीमारी के कारण अगर घबराहट हो या लगे कि नहीं ये बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, या जो बीमारी से ग्रसित है उसके ऊपर साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो किस हद तक कामयाब है होगा? काफ़ी हद तक कामयाब है। काफ़ी हद तक अगर किसी बीमारी को लेकर एंजाइटी हो रही है तो काफ़ी हद तक वो काउंसलिंग और थेरेपी से ही डील हो सकती है। लेकिन अगर वो घबराहट का लेवल बहुत ज़्यादा सिवियर है, कि एक नॉर्मल इंसान नॉर्मली भी फंक्शन नहीं कर पा रहा है, सारी टेंशन सिर्फ उसी के आसपास रिवॉल्व कर रही है, तो कभी कभी काम डाउन करने के लिए एंटी एंजाइटी मेडिकेशंस बहुत हेल्प करती हैं। ओके, मतलब जो दूसरे बीमारी से भी ग्रसित हैं तो पहले चाहिए कि इस तरह के एंजाइटी है तो उसको मेडिसिन लेके या किसी काउंसलिंग के थ्रू दूर करें, तो दूसरे बीमारी को भी ठीक होने में मददगार साबित होगा। हाँ जी, हर बार ही ज़रूरी नहीं होता है कि किसी बीमारी को लेकर दवाइयों की ज़रूरत ही पड़े। अगर कोई भी बीमार होगा, थोड़ी सी घबराहट और टेंशन तो सबको ही रहेगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर वो घबराहट और टेंशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और नॉर्मल फंक्शनिंग में भी इंटरफेयर करने लग जाती है, तब कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का रोल आ जाता है बीच में। ओके, तो अब हम लोग कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। तो उसके विराम देने के पहले मैं आपसे लोगों को जानना की कोशिश करूंगा कि आखिर मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए क्या क्या काम करें, 3 मुख्य बातें क्या करें ताकि उनका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, और क्या ज़रूरी टेस्ट भी हैं जो कराते रहें ये जानने के लिए कि उनका मेंटल हेल्थ का स्टेटस क्या है। इन बातों अगर हम आज एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी नींद ठीक रखें, अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखें। खाली बैठेंगे तो टेंशन आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर आपको एंजाइटी और टेंशन हो भी रही है तो कोशिश करें कि आपके वो रीजंस कहाँ हैं, वो थॉट्स कौन से हैं जिनकी वजह से एंजाइटी बढ़ रही है। और जब एक बार आप वो थॉट रिकग्नाइज कर लेंगे तो आप उसके ऑल्टरनेट वे सोच सकते हैं कि हर बारी ज़रूरी नहीं है जो आप सोच रहे हैं वही सच हो, उससे कम लेवल की बात भी ठीक हो सकती है। और साथ ही साथ अपने आप को जितना खुश रख सकते हैं, चीज़ों में इन्वॉल्व रख सकते हैं, रिलैक्स रख सकते हैं, अपने आप को कोशिश करें। और अगर कहीं भी शंका है कि एंजाइटी डिसऑर्डर है तो प्लीज़ किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेना ज़रूरी समझें। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। और विराम देने के पहले एक बात आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ आप तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, न कि इलाज करना। इलाज करने के पहले ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसी पर काम करें। इन्हीं बातों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर मुस्कान खुराना को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से एंजाइटी डिसऑर्डर के विविध पहलुओं पर चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।